जाति व्यवस्था भारत में एक बहुत पुरानी सामाजिक व्यवस्था है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। ऋग्वेद जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में सामाजिक विभाजन का उल्लेख मिलता है। यह व्यवस्था पेशे और जन्म पर आधारित थी। इसने लोगों को 4 मुख्य समूहों में बांटा, जिन्हें वर्ण कहा जाता है। ये वर्ण थे ब्राह्मण, पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, व्यापारी और शूद्र, मजदूर और सेवा प्रदाता। ये व्यवस्था कठोर लगने के बावजूद शुरू में व्यक्ति के गुणों और कर्मों पर आधारित मानी जाती थी। हालांकि समय के साथ यह एक वंशानुगत व्यवस्था में बदल गई। जन्म ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का एकमात्र निर्धारक बन गया। इस बदलाव से जातियों नामक उपजातियों का एक जटिल जाल बन गया। प्रत्येक जाति विशिष्ट व्यवसायों और सामाजिक भूमिकाओं से जुड़ी थी, जिससे भारतीय समाज का और अधिक स्तरीकरण हुआ। प्राचीन होने के बावजूद जाति व्यवस्था का भारत पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा है। इसकी विरासत आज भी सामाजिक संबंधों, आर्थिक अवसरों और राजनीतिक गतिशीलता को आकार देती है। भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने के लिए इसकी उत्पत्ति और विकास को समझना महत्वपूर्ण है। यह प्राचीन व्यवस्था, जबकि शुरू में व्यवस्था बनाने के लिए थी, दुर्भाग्य से भेदभाव और असमानता के बीज बोए। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिससे भारत आज भी जूझ रहा है। 4 वर्णों ने जाति व्यवस्था का व्यापक ढांचा प्रदान किया, जबकि जाति की अवधारणा ने जटिलता की एक और परत जोड़ दी। जातियां प्रत्येक वर्ण के भीतर उपजातियां थीं, जो विशिष्ट व्यवसायों और सामाजिक प्रतिष्ठा पर आधारित थीं। उदाहरण के लिए, वैश्य वर्ण के भीतर बुनकरों, कुम्हारों और व्यापारियों की जातियां थीं। समय के साथ जातियां अधिक कठोर और स्थानीयकृत हो गईं। इसके कारण पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों उपजातियां बन गईं, जिनमें से प्रत्येक के अपने रीति रिवाज, अनुष्ठान और सामाजिक पदानुक्रम थे। एक ही जाति के भीतर विवाह आदर्श बन गया, जिससे ये विभाजन और मजबूत हुए। वर्ण और जाति के बीच इस जटिल परस्पर क्रिया ने एक उच्च स्तरीकृत समाज का निर्माण किया। इसने सामाजिक गतिशीलता को सीमित कर दिया और विरासत में मिली सामाजिक स्थिति के विचार को मजबूत किया। व्यक्तियों को अक्सर अपनी जाति की सामाजिक और आर्थिक सीमाओं तक सीमित कर दिया जाता था। उनके भाग्य को सुधारने के बहुत कम अवसर के साथ वर्ण और जाति व्यवस्था हालांकि गहराई से जमी हुई थी, स्थिर नहीं थी। वे ऐतिहासिक घटनाओं, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक सुधार आंदोलनों से प्रभावित थे। मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में इस्लाम के आगमन ने सामाजिक और धार्मिक विश्वासों का एक नया समूह लाया। इस्लाम ने समानता और भाईचारे पर जोर देते हुए मौजूदा जाति व्यवस्था को चुनौती दी, जबकि कुछ निचली जातियों ने जाति आधारित भेदभाव से मुक्ति पाने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया। समग्र जाति व्यवस्था पर प्रभाव जटिल था। इस्लाम में धर्मांतरण ने सदियों से चली आ रही सामाजिक कंडीशनिंग को स्वतः ही मिटा नहीं दिया। कई धर्मांतरित लोग इस्लामी तह के भीतर भी अपने जाति आधारित रीति रिवाजों के पहलुओं का पालन करते रहे। इसके अलावा इस्लामी शासक वर्ग की शुरुआत ने सामाजिक पदानुक्रम में एक और परत जोड़ दी। मुस्लिम शासक और उनके दरबार अक्सर मौजूदा जाति व्यवस्था के साथ बातचीत करते थे, कभी कभी राजनीतिक समीचीनता के लिए इसे मजबूत करते थे। 2 शताब्दियों से अधिक समय तक चलने वाले भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का जाति व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने इस विशाल और जटिल भूमि को समझने और प्रशासित करने की अपनी खोज में मौजूदा सामाजिक संरचनाओं पर बहुत अधिक भरोसा किया। उन्होंने जनगणना और प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से जातिगत पहचान को संहिताबद्ध किया, जिससे जाति व्यवस्था और मजबूत हुई। अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां भी पेश की जिनसे अनजाने में उच्च जातियों को फायदा हुआ। उदाहरण के लिए, शैक्षिक अवसर और सरकारी पद अक्सर उच्च जातियों के लोगों के लिए आरक्षित होते थे। इसने उच्च और निम्न जातियों के बीच की खाई को चौड़ा करने का काम किया, जिससे मौजूदा असमानताएं बढ़ गईं।
जबकि अंग्रेजों ने अपने शासन के अंत में कुछ सामाजिक सुधारों का प्रयास किया, जाति व्यवस्था पर उनका समग्र प्रभाव इसे मजबूत करने और कुछ मामलों में मौजूदा विभाजनों को और भी बढ़ाने का था। भाग 5। महात्मा गांधी उत्पीड़ितों के लिए एक प्रकाश स्तंभ। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के श्रद्धेय नेता महात्मा गांधी ने जाति व्यवस्था के अन्याय को पहचाना। उन्होंने अपना जीवन हाशिए पर पड़े लोगों, विशेषकर दलित समुदाय से संबंधित लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया, जिन्हें वे हरिजन कहते थे, जिसका अर्थ है भगवान के बच्चे। 1933 में विशेष रूप से दलित मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से पूरे भारत में गांधी की यात्राएं अभूतपूर्व थीं। उन्होंने कई गांवों का दौरा किया, दलित समुदायों के साथ बातचीत की और अस्पृश्यता की अमानवीयता के खिलाफ आवाज उठाई। इस अवधि के दौरान उनके लेखन और भाषण इस सामाजिक बुराई को मिटाने के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। दलितों की दुर्दशा को राष्ट्रीय चेतना में सबसे आगे लाने में गांधी के प्रयास महत्वपूर्ण थे। उनके अथक परिश्रम ने जाति व्यवस्था को खत्म करने के उद्देश्य से भविष्य के सामाजिक सुधारों और संवैधानिक गारंटी के लिए नींव रखी। भाग 6। धर्म और जाति मान्यताओं का एक स्पेक्ट्रम। जबकि जाति व्यवस्था अक्सर हिंदू धर्म से जुड़ी होती है, इसका प्रभाव भारत में अन्य धर्मों तक भी फैला हुआ है। इस्लाम समानता पर जोर देने के बावजूद कुछ समुदायों के बीच जाति आधारित प्रथाओं की दृढ़ता का गवाह बना। समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर स्थापित सिख धर्म ने जाति व्यवस्था को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने जाति सहित सभी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ प्रचार किया। हालांकि इन शिक्षाओं के बावजूद जाति पदानुक्रम के कुछ तत्व समय के साथ सिख समाज में रिस गए। बौद्ध धर्म, एक और धर्म जो हिंदू धर्म की आलोचना के रूप में उभरा, ने भी जाति व्यवस्था की निंदा की। बुद्ध ने जन्म के बावजूद व्यक्तिगत मूल्य और आध्यात्मिक विकास पर जोर दिया। इन धर्मों के भीतर समानता और भाईचारे की घोषणाओं के बावजूद जाति व्यवस्था की गहरी जड़ें प्रकृति का मतलब था कि इसके निशान भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर अलग अलग डिग्री तक पाए जा सकते हैं। भाग 7। स्वतंत्र भारत, समानता के लिए प्रयास। 1947 में भारत की स्वतंत्रता अपने साथ एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज का वादा लेकर आई। 1950 में अपनाए गए भारत के संविधान ने अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित कर दिया और सभी नागरिकों को जाति की परवाह किए बिना समान अधिकार प्रदान किए। सरकार ने दलितों और आदिवासियों या आदिवासी समुदायों सहित ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अवसर प्रदान करने के लिए आरक्षण के रूप में जानी जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई नीतियों की एक श्रृंखला लागू की। ये संवैधानिक प्रावधान और सकारात्मक कार्रवाई नीतियां ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण रही हैं। हालांकि वास्तव में जाति विहीन समाज की यात्रा जारी है। भाग 8। आधुनिक भारत में जाति एक स्थायी छाया। संवैधानिक गारंटी और सरकारी प्रयासों के बावजूद जाति आधारित भेदभाव समकालीन भारत पर एक लंबी छाया डालता रहता है। भेदभाव सूक्ष्म पूर्वाग्रहों से लेकर खुली हिंसा तक विभिन्न रूपों में प्रकट होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जाति पदानुक्रम अक्सर बने रहते हैं, जो सामाजिक संपर्क, संसाधनों तक पहुंच और यहां तक कि व्यक्तिगत संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। ऑनर किलिंग हालांकि अवैध है, फिर भी देश के कुछ हिस्सों में होती है, जो जाति आधारित पूर्वाग्रह की गहरी जड़ें प्रकृति को उजागर करती है। जबकि शहरी केंद्र अधिक प्रगतिशील प्रतीत हो सकते हैं, जातिगत पहचान अक्सर सूक्ष्म तरीकों से फिर से प्रकट होती है। शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों और यहां तक कि वैवाहिक वेबसाइटों में भी अक्सर जाति आधारित भेदभाव के उदाहरण देखने को मिलते हैं।
स्वतंत्रता के 7 दशक बाद भी जाति आधारित भेदभाव का बना रहना इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित करता है। भाग 9 निष्कर्ष, आगे की राह। भारत में जाति व्यवस्था एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा है। इसकी जड़ें गहरी हैं और इसकी विरासत लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करती रहती है। जबकि भारत ने इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को खत्म करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अभी बहुत काम किया जाना बाकी है। इस चल रही लड़ाई में शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता महत्वपूर्ण उपकरण हैं। एक ऐसा समाज बनाना जहां व्यक्तियों को उनके जन्म से नहीं, बल्कि उनके चरित्र और क्षमताओं से आंका जाए, आवश्यक है। वास्तव में जाति विहीन भारत के सपने को साकार करने के लिए व्यक्तियों, समुदायों और सरकार के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। आगे की राह लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन सभी के लिए सामाजिक न्याय और समानता की खोज एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है।